मैं लोकेश यादव, लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस, आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है भारत के विदेश संबंध। विदेश संबंध में भारत की विदेश नीति। तो विदेश नीति का क्या अर्थ है? विदेश नीति का क्या अर्थ है? एक राज्य के द्वारा दूसरे राज्य के प्रति जिस नीति का अनुसरण किया जाता है उसको विदेश नीति कहते हैं। जिस प्रकार व्यक्ति समाज के बिना अपना जीवन व्यतीत नहीं कर सकता, उसी प्रकार से स्वतंत्र जो राष्ट्र है उनका विश्व के संसार के अन्य देशों के बिना उनका अस्तित्व संभव नहीं है। उन्हें अपनी आर्थिक, सांस्कृतिक व राजनीतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अन्य देशों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। इस प्रकार इन संबंधों को निर्धारित करने के लिए, निश्चित करने के लिए जिस नीति को जो राष्ट्र अपनाता है वो नीति उस राष्ट्र की विदेश नीति कहलाती है। रुथन स्वामी के अनुसार विदेश नीति उन सिद्धांतों व क्रियाओं का समूह है जो एक राष्ट्र के द्वारा दूसरे राष्ट्रों के साथ संबंधों को निर्धारित करते समय अपनाई जाती है। और जो हार्टमैन है उनका भी ये कहना है कि विदेश नीति जो है वो राष्ट्रीय हितों को प्राप्त करने के लिए उन सिद्धांतों का समूह है जो राष्ट्रीय हितों को सूचीबद्ध करते हैं। इस प्रकार हम साधारण शब्दों में ये कह सकते हैं कि विदेश नीति उन सिद्धांतों व क्रियाओं का समूह है जो एक राष्ट्र के द्वारा दूसरे राष्ट्र के प्रति संबंधों को निर्धारित करते समय राष्ट्रीय हितों को प्राप्त करने के उद्देश्य से अपनाई जाती है। उसको हम विदेश नीति कहते हैं। अब है विदेश नीति के निर्धारक तत्व। कौन से जो तत्व है, जो क्या क्या तत्व है जो विदेश नीति को निर्धारित करते हैं? विदेश नीति के निर्धारक तत्व। विदेश नीति के जो निर्धारित तत्व है उनको हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है आंतरिक तत्व और दूसरा है बाह्य तत्व। तो सबसे पहले हम आंतरिक तत्व लेके चलते हैं। आंतरिक तत्व कौन कौन से हैं जो विदेश नीति को प्रभावित करते हैं? पहला है भौगोलिक परिस्थितियां। भौगोलिक परिस्थितियां किसी भी राष्ट्र का जो प्रमुख उद्देश्य होता है विदेश नीति का वो होता है राष्ट्रीय सुरक्षा। तो भारत जब आजाद हुआ तो भारत की जो स्थिति थी, भौगोलिक जो स्थिति थी वो इस प्रकार थी कि भारत के उत्तर में दो साम्यवादी राष्ट्र थे, रूस और चीन। भारत के पश्चिम में पाकिस्तान था और बाकी जो क्षेत्र था वो समुद्र से घिरा हुआ था। इस प्रकार भारत की जो सीमाएं थी वो विशाल समुद्र से घिरी हुई विशाल सीमाएं थी। और भारत का जो प्रमुख जो उद्देश्य था वो ये था, प्राथमिकता जो थी वो थी राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय संप्रभुता को सुरक्षित रखना। इसलिए भारत ने जब विदेश नीति का निर्धारण किया तो उसको ये पता था अगर वो पश्चिमी गुट में शामिल हो गया तो उत्तर के जो साम्यवादी राष्ट्र हैं उनका शिकार हो जाएगा। अगर वो साम्यवादी गुट में शामिल हो गया तो पश्चिमी जो गुट है वो समुद्र के रास्ते से उसको घेर लेगा। और इस प्रकार से उसने विदेश नीति का निर्धारण करते समय भारत ने डिसाइड किया कि वो दोनों से मित्रतापूर्ण संबंध रखेगा और किसी भी गुट में शामिल नहीं होगा। इस प्रकार भारत की जो भौगोलिक परिस्थिति थी उसने गुट निरपेक्षता की नीति अपनाने के लिए भारत को प्रेरित किया, मुख्य भूमिका निभाई। एक है भौगोलिक परिस्थितियां। दूसरा जो तत्व है वो है आर्थिक परिस्थितियां। भारत जब आजाद हुआ तो उस समय भारत की जो आर्थिक स्थिति थी वो ज्यादा बढ़िया अच्छी नहीं थी, अस्त व्यस्त थी। क्योंकि भारत जो उपनिवेशवादी शक्तियों का शिकार रहा था उन्होंने भारत का जम करके आर्थिक शोषण किया था। जो ही आजाद हुआ भारत को शरणार्थियों की समस्या से जूझना पड़ा, पाकिस्तान के साथ युद्ध करना पड़ा। इन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को और बुरा हाल कर दिया। मानसून की स्थिति ठीक नहीं रही, खाद्यान्न की समस्या उत्पन्न हो गई। इसलिए भारत को विश्व के सभी धनी राष्ट्रों से आर्थिक सहायता की आवश्यकता थी और इसलिए भारत ने ये निश्चित किया कि विश्व के सभी राष्ट्रों के साथ वो अपने मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित करेगा और सहअस्तित्व की भावना को लेकर के चलेगा। तो जो आर्थिक परिस्थितियां हैं उन्होंने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तीसरी जो आंतरिक तत्व है वो है ऐतिहासिक व
भारत की ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक परंपराएं। भारत प्राचीन समय से ही शांति प्रिय देश रहा है। भारत के चिंतन के ऊपर महावीर, बुद्ध, गण नानक व गांधी जी के विचारों का, उनके चिंतन का प्रभाव रहा है और इसी कारण भारत ने हमेशा शांतिपूर्ण सहअस्तित्व को महत्व दिया है। उसकी जो नीति रही वो विश्व शांति की रही, मित्रतापूर्ण संबंधों की रही और इन्हीं बातों को ध्यान पे रख के भारत ने जब अपनी विदेश नीति का निर्धारण किया तो उसने विश्व मैत्री व सहअस्तित्व की भावना को प्रमुखता दी। अगला जो तत्व है वो है राष्ट्रीय आंदोलन व नेताओं को प्रेरित करने वाले आदर्श। राष्ट्रीय आंदोलन एवं को प्रेरित करने वाले आदर्श। भारत का जो फ्रीडम मूवमेंट चल रहा था तो भारत का जो फ्रीडम मूवमेंट चल रहा था जो जितने भी नेता थे, जिनमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, अरविंद घोष, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सभी साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, रंगभेद इस नीति के खिलाफ थे और सभी का ये विचार था कि विश्व में जहां भी स्वतंत्रता मूवमेंट चल रहा है जिन राष्ट्रों के अंदर, उनका वो समर्थन कर रहे थे। तो जब भारत आजाद हुआ तो उनका जो चिंतन था, उनके जो विचार थे, उन्होंने भारत की विदेश नीति के ऊपर भी इफेक्ट डाला और भारत की विदेश नीति जो स्वतंत्रता आंदोलन के जो आदर्श थे वो भारत की विदेश नीति पर भी दिखाई देने लगी और इसी कारण पंडित और खासकर पंडित जवाहरलाल नेहरू के जो विचार थे उन्होंने विदेश नीति को काफी प्रभावित किया। उनके विचारों से प्रभावित होकर के भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया, भारत ने सहअस्तित्व की नीति को अपनाया, राष्ट्रमंडल की सदस्यता ली, उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का विरोध करने की नीति उन्होंने अपनाई। तो भारत के जो राष्ट्रीय आंदोलन था उसके जो नेता थे उनके विचारों ने काफी हद तक इसको प्रभावित किया। श्री राजगोपालाचारी थे, उनका जो थे महात्मा गांधी थे, इन सब का ये मानना था कि राष्ट्रीय हित और अंतर्राष्ट्रीय जो हित हैं वो साथ साथ चलते हैं। अगला जो है वो है सैनिक तत्व। सैनिक तत्व भी भारत जो विदेश नीति है उसके निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब भारत आजाद हुआ तो भारत की जो सैन्य क्षमता थी वो इतनी नहीं थी, सैनिक तौर पे वो कमजोर था, तो इसी कारण उसने दोनों से बराबर दूरी बना करके रखी, पश्चिमी गुट से भी और पूर्वी जो साम्यवादी गुट था उससे भी बराबर दूरी बना करके रखी और गुटनिरपेक्षता की नीति उसने अपनाई। लेकिन 1954 में जब पाकिस्तान है वो अमेरिका समर्थित सैन्य गुट सिट्टो का सदस्य बन गया और अमेरिका के से हथियार उसने खरीदने शुरू कर दिए या अमेरिका से सैन्य सहायता प्राप्त करनी शुरू कर दी, तो भारत को अपनी सुरक्षा के लिए सोवियत संघ से मित्रता करनी पड़ी। 1971 में भारत और पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ तो उस स्थिति में अमेरिका ने खुलेआम पाकिस्तान का समर्थन किया और उसकी सहायता के लिए बंगाल की खाड़ी में अपना 7वां जंगी बेड़ा भेज दिया। उस स्थिति में भारत ने सोवियत संघ से सहायता प्राप्त की और उससे 20 वर्षीय सैनिक सहायता समझौता, उसने सुरक्षा समझौता करना पड़ा। तो जहां पाकिस्तान अमेरिका से आधुनिक हथियार प्राप्त करता है तो भारत अन्य राष्ट्रों से मुकाबला करने के लिए आधुनिक हथियार खरीदता है। इस प्रकार जो सैनिक तत्व है वो भी विदेश नीति के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस प्रकार ये तो थे आंतरिक तत्व। अब है बाह्य तत्व। बाह्य तत्व कौन कौन से? बाह्य तत्व। बाह्य तत्व में पहला है अंतर्राष्ट्रीय तत्व। भारत अंतर्राष्ट्रीय तत्व। जब भारत आजाद हुआ तो विश्व 2 गुटों में बटा हुआ था। एक गुट का नेतृत्व
जो पूंजीवादी गुट था उसका संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहा था, और जो दूसरा साम्यवादी गुट था उसका नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था। भारत ने निश्चित किया कि वो किसी भी गुट में शामिल नहीं होगा, गुट निरपेक्षता की नीति का अनुसरण करेगा। और इस प्रकार भारत ने दोनों से सहायता प्राप्त करने के लिए और अपनी राष्ट्रीय संप्रभुता को निश्चित करने के लिए किसी का पिछलग्गू न बने, इसलिए भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया। 1991 में सोवियत संघ का जब विघटन हो गया और उसके बाद ये प्रश्न उठने लगा कि गुटनिरपेक्ष जो आंदोलन है उसकी अप्रासंगिकता नहीं रही है, उसकी को कोई महत्व नहीं रहा है, तो भी भारत ने गुटनिरपेक्ष जो आंदोलन है उसका नेतृत्व जारी रखा और उसकी जो प्रासंगिकता है अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान करने के लिए उसकी प्रासंगिकता को सिद्ध किया। तो इस प्रकार से जो अंतर्राष्ट्रीय तत्व है वो भी विदेश नीति के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला जो तत्व है वो था अमेरिका और एशिया के नवस्वतंत्र राष्ट्र उनका उभरता हुआ युग। एशिया और एशिया और अफ्रीका के ज्यादातर जो राष्ट्र थे वो उपनिवेशवादी शक्तियों का शिकार है। उनके साथ भेदभाव हुआ, रंग भेद के आधार पर, नस्ल के आधार पर भेदभाव हुआ, उनको अपमानित किया गया और भारत भी इन सारी परिस्थितियों से होकर के गुजरा था। तो जितने भी नवस्वतंत्र राष्ट्र थे एशिया और अफ्रीका के, उन सब को ज्यादातर राष्ट्रों को गुटनिरपेक्ष आंदोलन से जोड़ा भारत ने और उनकी सहायता करने का निश्चित किया। भारत ने निश्चित किया कि जितने जहां फ्रीडम मूवमेंट चल रहा था तो उन फ्रीडम मूवमेंट का समर्थन किया उन राष्ट्रों में। जब वो आजाद हो गए तो भारत से जैसी भी सहायता बनी, जैसी भी सहायता की आवश्यकता थी, उन सब राष्ट्रों के साथ सहयोग किया और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर वे उनको साथ लेकर के चलने का निश्चय किया। तीसरा जो तत्व है वो है आतंकवाद। आतंकवाद जो है वो एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या बन चुका है। भारत तो इससे पीड़ित था ही था, विश्व के अधिकतर जो राष्ट्र हैं वो इस समस्या से ग्रसित हो चुके हैं। और इस आतंकवाद की समस्या 90 के दशक के बाद जैसे ही 9/11 की घटना घटित हुई 2001 में, 11 सितंबर 2001 को अमेरिका के अंदर, भारत और अमेरिका के जो संबंध थे उनको भी एक नई दिशा देने का कार्य इसने किया। तो अंतर्राष्ट्रीय समस्या है, इस समस्या के लिए ये किसी विशेष राष्ट्र की समस्या न होने के कारण सभी राष्ट्र अपनी विदेश नीति के निर्धारण में ये निश्चित करते हैं कि आतंकवाद के खिलाफ वो सब मिलकर के लड़ाई लड़ेंगे। अगला जो तत्व है भाई वो है वैश्विक समस्या, विश्व की समस्या, जिन्हें वैश्विक समस्या। विश्व के अंदर कुछ साझी समस्याएं जैसे पर्यावरण की समस्या है, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या है, आतंकवाद की तो हमने टॉपिक ले ही लिया। इसी प्रकार से महामारी की समस्या है। कुछ ऐसी समस्याएं जो किसी राष्ट्र विशेष की समस्या न होकर के पूरे विश्व की समस्या है। और जो भी राष्ट्र अपनी विदेश नीति का निर्धारित करता है तो उन अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को ध्यान में रखता है, क्योंकि पर्यावरण की जो समस्या है वो किसी एक राष्ट्र की समस्या नहीं है, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या है वो किसी एक राष्ट्र की समस्या नहीं है, महामारी की समस्या है वो किसी एक राष्ट्र की। अभी हाल ही में हम देखें तो कोविड-19 की जो समस्या है, महामारी जो फैली हुई है विश्व के अंदर, इसने यूरोप और अमेरिका के जो डेवलप कंट्रीज थे उनकी अर्थव्यवस्था को और मानवता का जितना नुकसान किया शायद ही कभी हुआ हो। तो ये एक ऐसी समस्या है जिसका विश्व की मानव कल्याण के सभी राष्ट्र मिलकर के लड़ सकते हैं। अगर इस स्थिति में राष्ट्र एक दूसरे का सहयोग नहीं करेंगे तो ऐसी महामारी के खिलाफ लड़ना संभव नहीं। और इसी मानवता का को महत्व देते हुए, मानव कल्याण को महत्व देते हुए भारत ने निश्चित किया कि कोविड-19 की जो लड़ाई है उसमें सभी राष्ट्रों को जहां भी उसकी आवश्यक सहायता की जरूरत होगी भारत उनको सहायता प्राप्त करेगा। और इसी कारण भारत ने हाइड्रोक्लोरोक्विन और पैरासिटामोल जो कोविड-19 में लड़ने में सहयोग कर रही हैं दवाइयां, उनको उनके ऊपर जो निर्यात के ऊपर प्रतिबंध लगाया था उसको हटा लिया और जिन जिन राष्ट्रों को आवश्यकता है उन सबको सप्लाई करने का उसने निश्चित कर दिया। इसी प्रकार से पर्यावरण की जो समस्या है उसमें जहां उत्तर और दक्षिण के बीच में डिस्प्यूट है वहां भारत हमेशा ये कहता है
कि ये जो समस्या है इसको जिसने जितना नुकसान पहुंचा है उसी के अनुपात में उनकी भूमिका भी निर्धारित करनी चाहिए। अगली जो समस्या है वो है अगला जो तत्व है वो है विषम शांति। भारत हमेशा ही शांति प्रिय देश रहा है, शांति में उसका विश्वास रहा है। विश्व के अंदर आणविक हथियारों की और शस्त्रीकरण की जो दौड़ लगी हुई है, जो प्रतिस्पर्धा बनी हुई है, उससे विश्व शांति के लिए खतरा उत्पन्न हो गया है। और उस समस्या का समाधान करने के लिए भारत ये चाहता है कि निशस्त्रीकरण की कदम की ओर बढ़ा जाए। इसी कारण निशस्त्रीकरण की ओर बढ़ा जाए और इसी कारण भारत हमेशा निशस्त्रीकरण का समर्थन करता है। भारत ने हालांकि परमाणु क्षमता हासिल कर ली, लेकिन भारत ये कह रहा है कि उसकी जो परमाणु नीति है वो एक प्रकार से विश्व में शांति स्थापित करने का एक साधन के तौर पे, न कि किसी के राष्ट्र के ऊपर आक्रमण करने के लिए। इसलिए उसने अपनी जो परमाणु नीति है उसमें डिसाइड किया है कि पहले वो परमाणु शक्ति का प्रयोग नहीं करेगा। दूसरा, उसने ये भी डिसाइड किया है कि गैर परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र के ऊपर भी उसका प्रयोग नहीं करेगा। तीसरी, उसने जो बात कही है उसका जो उद्देश्य है वो ये है कि वो ये चाहता है कि जो परमाणु शक्ति है उसको राष्ट्र के हितों के लिए, मानव कल्याण के लिए, विकास के लिए प्रयोग करना चाहिए, न कि आक्रमण करने के लिए, मानवता का विनाश करने के लिए या मानवता को नष्ट करने के लिए। इस प्रकार हमने देखा कि जो विदेश नीति है उसके निर्धारण में आंतरिक व बाह्य जो तत्व है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। निष्कर्ष तौर पे हम कह सकते हैं कि जो भारत की जो विदेश नीति है वो भारत के इतिहास, भारत का भूगोल और भारत की जो सांस्कृतिक अवस्था है उन सब का एक अंशदान है, किसी व्यक्ति विशेष द्वारा निर्धारित नहीं है। धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा।